नमस्कार, मैं सुमित दया सवाल करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर हम करेंगे क्लास 10th एसएसटी, क्लास 11 12th हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। इन सब्जेक्ट्स में अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। और इस सीरीज़ की स्टार्टिंग हम करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप जो कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के नागरिकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना। और यहाँ पर सबसे पहले यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ उसकी शुरुआत हुई। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति, किसी भी देश में कोई भी क्रांति होने का एक मुख्य कारण होता है वहाँ की जनता का अत्यधिक शोषण होना। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पे जो राजा लुई 16वां था उसने जनता का काफ़ी शोषण किया। उससे पहले जो राजा थे उन्होंने भी जनता की भलाई के लिए कम कार्य किए, बल्कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा कार्य किए। फ्रांसीसी क्रांति ये हुई थी 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789। राजा कौन था? लुई 16वां, लुई 16। और इसका वंश पूछा जाए तो वंश हो जाए इसका बुर्बो वंश। ये बुर्बो वंश से संबंधित था। और इसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी इसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। दूसरा, इसकी जो शुरुआत थी वो बास्तिल के किले से हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत बास्तिल के किले से हुई थी। और उस समय समाज 3 वर्गों में विभाजित था। समाज 3 वर्गों में विभाजित। ये 3 वर्ग कौन कौन से थे? पहला वर्ग था इसमें प्रथम स्टेट, दूसरा था द्वितीय स्टेट विभाजित, और तीसरा था इसमें तृतीय स्टेट। जो प्रथम और द्वितीय स्टेट थे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं देना पड़ता था, जबकि द्वितीय और तृतीय स्टेट को सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे इनको। और इसके बाद जब ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में इसकी शुरुआत हुई तो 1791 में फ्रांस में संविधान बना। 1793 और 1794 इनको कहा जाता है आतंक का समय। और इसी में 1793 लुई 16वें को फांसी दे दी गई थी, यानी लुई 16वें की मृत्यु हो गई थी, उसको फांसी दे दी गई थी। और इसके बाद वहाँ पे जैकोबिन दल जो 1793 1794 जो हमने पढ़ा है, इसमें वहाँ पर जैकोबिन दल का शासन शुरू हो गया। तो उसमें था एक रोबेस्पियर। वो क्या करता था, जो भी लुई 16वें से संबंधित होता था उन सभी को, या फिर जो भी उनकी बुराई करता था, रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब की कोई बुराई करता था तो वो उसको गिलोटिन एक विधि होती थी जिसके द्वारा उनको मार दिया जाता था। और इसी द्वारा फिर यहाँ पे जो लुई 16वां था उसको भी मार दिया गया था। ये था हमारा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने के लिए क्या किया? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? एक तो राष्ट्रीय भाषा वहाँ पे बना दी गई फ्रेंच। फिर वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज वो बना दिया है तिरंगा, जो कि पूरे देश का वहाँ पर एक ही था। और इसी प्रकार से वहाँ का राष्ट्रीय गान। तो फ्रांसीसी क्रांति में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। और इससे अलग जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको नोट्स के थ्रू आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। और इसके बाद हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। तो इसके बाद हम देखते हैं नेपोलियन। पहले नेपोलियन
से इसकी शुरुआत होगी। नेपोलियन, (1799) इटली पर आक्रमण। नेपोलियन ने अपने युद्धों की शुरुआत इटली पर आक्रमण के साथ कर दी थी और ये राजा बना 1804 में। 1804 में ये राजा बना, और जब ये राजा बना तो इसके बाद इसने वहाँ पर अपना एक नए नियम कानून लागू किए जिनको कहा जाता है नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता, या फिर इसका एक दूसरा नाम है नेपोलियन कोड या फिर सिविल कोड। और नेपोलियन संहिता में किन किन बातों का वहां पर जिक्र किया, क्या क्या बात? सबसे पहले तो साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति। दूसरा यहां पर नापतोल की प्रणाली, नापतोल की प्रणाली की शुरुआत। इसके बाद यहां पर जो इसने जो कार्य किया वो क्या था? परिवहन सुविधा, परिवहन सुविधा को बेहतर बनाया। और इसके बाद पैतृक संपत्ति पर अधिकार बना रहे, इस प्रकार का इसने एक और कानून बनाया। अब इसके बाद इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए वे कौन कौन से थे? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखते तो वोटरलू का युद्ध था जिसमें नेपोलियन हार गया था। लेकिन उससे पहले हम अगर देखते हैं तो एक तो लाइप्जिग की लड़ाई 1813 में। और लाइप्जिग की लड़ाई के बारे में कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले सबसे जो भयंकर युद्ध था वो लाइप्जिग की लड़ाई थी। और उसके बाद उस लाइप्जिग की लड़ाई के बाद हम देखते हैं वोटरलू का युद्ध 1815, वोटरलू का युद्ध। इसमें क्या ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, रशिया आदि देशों ने, जो इसके पड़ोसी देश थे, उन्होंने मिलकर इसको हरा दिया था। क्यों हरा दिया था? क्योंकि इसकी साम्राज्यवादी नीति से उनको काफ़ी खतरा हो गया था, क्योंकि इसने अपने क्षेत्र में कुछ ही समय में काफ़ी वृद्धि कर ली थी। और इससे उनको ये खतरा हो गया था कि कहीं कल को ये हमें भी अपना गुलाम न बना दे। तो वोटरलू के युद्ध में वोटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। और इसके साथ वियना संधि, यहाँ पर वियना संधि, वियना संधि। वियना कहाँ पर है? वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। यह कब हुई थी? 1815 में। और इस संधि में क्या कहा गया? उस संधि में कहा गया कि नेपोलियन जिन भी देशों को भी जीत किया या फिर जिसने भी उसने अपने साम्राज्य में वृद्धि की वो सारा वापस से उन देशों को दे दिया जाएगा। अब इसके बाद दूसरी इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़? दूसरा महत्वपूर्ण इसमें यह था कि जो भी नेपोलियन के जो कानून थे वे तो सब हटा दिए गए, लेकिन कुछ जो अच्छी नीतियां थी उनको वहां पर उसी समय लागू रहने दिया। और इसका अध्यक्ष था ड्यूक मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक। और ड्यूक मैटरनिक ने एक बात कही थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता। और ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो किसने कहा था? ये ड्यूक मैटरनिक ने। अब इसके बाद हम देखते हैं जो बुर्बो वंश था, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय लुईस सोल वगैरह से वहाँ पर फांसी दे दी गई। तो उसके बाद वहाँ पर उनका शासन समाप्त, यानी बुर्बो वंश वहाँ पर नहीं था। लेकिन जैसे नेपोलियन की मृत्यु होती है उसके बाद बुर्बो वंश बहाल हो जाता है, यानी 1815 से बुर्बो वंश बहाल हो गया था। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। इसके बाद देखते हैं हम इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 1859 से 1870 तक की जो प्रक्रिया थी। इटली की राजधानी रोम है। और इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 3 व्यक्तियों की रही है। पहला जूसेप्पे मैज़ीनी, दूसरा गैरिबोल्डी, तीसरा काउंट कैमिलो द काउर। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जूसेप्पे मैज़ीनी के बारे में।
ज्यूसेppe मैत्सिनी। अब ज्यूसेppe मैत्सिनी के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो इसका जन्म, इसका जन्म कब हुआ था? 1807 जेनोवा। जेनोवा। अब इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसने क्या, इसने 2 गुप्त संगठनों का निर्माण किया। गुप्त संगठन बनाए इसने, गुप्त संगठन। कौन कौन से थे? यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप, ये इसने 2 गुप्त संगठन बनाए। और इसके बाद इसने इटली के एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसमें क्या था, इसने विभिन्न प्रकार से जो वहाँ पर जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए इसने काफ़ी प्रयास किए। अब उसके बाद हम अगर देखते तो वो क्या हो जाएगा, काउंट कैमिलो द काउर, इसको हम सिंपल काउर भी बोल सकते, काउर। और गैरीबोल्डी, गैरीबोल्डी, ये 2 व्यक्ति और जिनका इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो 1815 से इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन हम अगर देखते हैं इसकी प्रक्रिया जो तेज़ हुई थी एकीकरण की, वो हुई थी 1859 में। एकीकरण का सामान्य अर्थ क्या हो जाता है? एकीकरण का सामान्य अर्थ हो जाता है जो एक बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर जो व्यक्ति जो वहाँ पर रहते हैं, विभिन्न भाषा विभिन्न धर्म से संबंधित हैं, उनको एकीकृत करना, मतलब उनको इकट्ठा करना, एकता के सूत्र में बांधना, ये होता है एकीकरण। और इसमें इन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वहाँ पर। अब इसमें से जो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ज्यूसेppe मैत्सिनी के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ज्यूसेppe मैत्सिनी कौन था, उसने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके बाद हम अगर देखते हैं तो वो होगा जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया 1866 से 1871 तक चली थी, 1871 तक। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? ओटो वोन बिस्मार्क। यहां पर एक नाम आएगा, ओटो वोन बिस्मार्क, ओटो वोन बिस्मार्क। अब ओटो वोन बिस्मार्क ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कि जिसने जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जर्मनी के एकीकरण की में जो बाधा उत्पन्न कर रहा था वो कौन था? वो था पर्सा। तो इसने जो पर्सा था, और साथ में जो दूसरे क्षेत्रों में जो वहाँ पर उस समय राजा थे वे भी काफ़ी इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इनके जो पड़ोसी देश थे, उन पड़ोसी देशों के साथ ओटो वोन बिस्मार्क ने युद्ध किए और उन युद्धों में उनको हराया। और हराने के बाद फाइनली 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ यह है, इस तरह से पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति की रही थी? तो वो था ओटो वोन बिस्मार्क, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहा इटली के एकीकरण में। अब इसके बाद हम अगर देखते हैं तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, इसमें क्या, यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो 1822 से इसकी जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी और 1831-32 तक ये प्रक्रिया चली थी। अब इसमें क्या था, इसमें वहाँ पर जो विभिन्न क्रांतिकारी थे उन्होंने जो योगदान निभाया वो ठीक है, लेकिन वहाँ के जो कवि और कलाकार थे उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहाँ पर एक कवि जिसका नाम है लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन, उसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। और इसके बाद एक संधि हुई, कुस्तुनतुनिया की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि। और इस संधि के तहत वहाँ पर यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिल गई। अब इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे वो क्या क्या होंगे? एक तो इसमें पूछा जाएगा आपसे फ्रैंकफर्ट संसद, जो कि आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। और इसके बाद यहाँ पर हम अगर देखते हैं बाकी, चलो इसमें सबसे पहले फ्रैंकफर्ट संसद ही देखते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद 18 मई 1848, 18 मई
1848 में जब ये जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो उससे पहले वहाँ पर जो जनता थी उन्होंने अपने राजा के सामने उनकी अपनी कुछ मांगे रखी थी, लेकिन वे मांगे वहाँ पर उनकी नहीं मानी गई थी। और उसके बाद ही ये यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हुई थी। वहाँ पर अपने एक तो वहाँ पर महिलाओं के जो अधिकार उनकी मांग की गई थी, दूसरा कि उनको भी एक स्वतंत्र यानी वहाँ पर जो राजतंत्र है उसकी समाप्ति हो और वहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत हो। इसके लिए वहाँ पर सभा हुई थी, लेकिन उस सभा में कोई भी हल नहीं निकला और इस प्रकार ये जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद इसमें जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चंस बनेंगे जैसे जर्मेनिया, और जर्मेनिया कहाँ थी? जर्मनी में। और दूसरा इसमें देखते हैं हम फ्रांस में मारियान। तो जर्मेनिया और मारियान इनको और देखते हैं अभी। जर्मेनिया, मारियान। जर्मेनिया का संबंध जर्मनी से था और मारियान का संबंध था फ्रांस से। ये दोनों ही काल्पनिक महिला थी, वास्तव में कोई महिलाएं थी। इनका प्रयोग सिर्फ देश के नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। और इनकी मूर्तियां बना दी गई थी जो कि चौराहों पर लगा दी गई, डाक टिकटों पर उनका प्रयोग होता था। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इसमें इंग्लैंड, यानी उसमें जो आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स उनको मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन जो बनाया गया था उसमें से क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें जो क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले उसमें जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी वो क्या है, वहाँ पर 1688 में इंग्लैंड में शानदार क्रांति, इंग्लैंड में शानदार क्रांति। शानदार क्रांति का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? शानदार क्रांति का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि वहाँ पर जो खून खराबा वो वहाँ पर नहीं हुआ था। और इसके बाद 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, यूके का निर्माण। किसके तहत? एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। एक्ट ऑफ यूनियन। फिर बाद में इसमें जो आयरलैंड था वो उसको बलपूर्वक इसमें मिला लिया गया था। अब इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे आपसे इनका राष्ट्रगान पूछा जा सकता है। इंग्लैंड का यानी यूके का जो राष्ट्रगान था गॉड सेव अवर नोबल किंग। और इसमें से जो आपसे पूछा जाएगा उनका जो तिरंगा था, जो झंडा था उनका, उसका नाम क्या था? उसका नाम था यूनियन जैक। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इनमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। कुछ एक जो टॉपिक है और जो बाकी क्वेश्चंस उसको करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा और इसको आप अच्छे से एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। और जो नोट्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको बस इनका रिवीजन करना है और आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको नहीं आता होगा। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो आए तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। इसके बाद हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और क्लास 12 में हम स्टार्टिंग करेंगे ज्योग्राफी से।